नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जानते हैं एनपीएस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको म्यूचुअल फंड्स में, एनपीएस में किस में इन्वेस्ट करना है और जो है फायदेमंद कौन सा है जानने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले जानते हैं एनपीएस होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है। आप जो है एनपीएस जानने के बाद जो है कैसे आपके लिए रिटायरमेंट के लिए वर्कआउट करेगा और एनपीएस के टाइप्स कितने होते हैं और उसको चूज कैसे करें। यहाँ पे जो है एनपीएस एक गवर्नमेंट का जो है स्कीम है जो कि रेगुलेट करती है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पीएफआरडीए जो है वो पेंशन फंड मार्केट को जो है रेगुलेट करती है और आईआरडीए जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो ये जो है पार्ट्स हैं जो रेगुलेशन जो है बॉडी है इंडिया में जो अलग अलग फाइनेंशियल एंटिटीज को जो है रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रिस्क, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर रहेंगी। आपको गवर्नमेंट का स्कीम है तो चीजें जो है यहाँ पे आपको कोई पूछे कौन रेगुलेट करती है तो पीएफआरडीए यहाँ पे रेगुलेट करती है। इसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं कि एनपीएस में जो है सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, यहाँ से पैसे आप निकाल नहीं सकते। मतलब जो भी आपका रियल कंपाउंडिंग वर्क होगा, मान लो आप 18 ईयर्स के हो, मान लो आप अभी 25 ईयर्स के हो या 30 ईयर्स के हो, तो जो भी कंपाउंडिंग आपका वर्क होगा वो रियल में वर्क होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्केट क्रैश नहीं होने वाला है, कोई पैनिक नहीं होने वाला है, कोई रशिया यूक्रेन चाइना वार नहीं होने वाला है। आप पैसे निकाल ही नहीं सकते। हाँ, आप स्विच कर सकते हो लेकिन आप निकाल नहीं सकते। तो एनी हाउ आपको कंपाउंडिंग का वर्क आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे पैसे आप एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है कुछ भी, तो चीजें आपके पैसे आइडल पड़े हुए हैं। जितना लंबा टाइम है कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको यहाँ सबसे बेस्ट मिलने वाला है। तो ये मुझे एक बेनिफिट लगती है एनपीएस में। नेशनल पेंशन स्कीम बोल लो, नेशनल पेंशन सिस्टम बोल लो, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे अगर आप सैलरीड हो, यहाँ पे 2 लाख रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो। एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपीज तक का और एटीसीसीडी 1B के अंदर जो है 50,000 रुपीज का जो है आप टैक्स बेनिफिट यहां से ले सकते हो। यहाँ पे आप देख लो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, जो भी आपका बेसिक सैलरी का 10% है और डीए जो है उसका जो है आप क्लेम ले सकते हो एटीसीसीडी 1B में, जो कि जो है 1.5 लाख रुपीज तक का है एटीसी के अंदर। तो सिंपल है, आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक का जो है बेनिफिट ले सकते हो। ये इंडिविजुअल के लिए है। यहाँ भी आप एटीसीसीडी 1B में जो है 50,000 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ले सकते हो और एटीसी के अंदर जो है 1.5 लाख रुपीज तक का जो है बेनिफिट आप ले सकते हो। वही है कि इंडिविजुअल, आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो जो भी आपकी ईयरली इनकम हो रही है उसका 20% जो है आप एग्जम्पशन में ले सकते हो एटीसीसीडी 1 में। और इसका जो है वो क्या बोलते हैं, आपका लिमिट है वो 1.5 लाख रुपीज तक का, जो मेनली एटीसी में आता है आपका। समझ गए? ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से दिया गया है। ये आपको चेंज होती रहेंगी, ऐसा नहीं कंफर्म हो गया अभी है, लेकिन आपको जो भी चेंजेस होंगे आपको आर्टिकल चले आएंगे, चीजें चली आएंगी, आपको बेसिक समझ में आता है तो आपको फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे देख लो, मैं लास्ट 5 ईयर से जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 12% का है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था तो ये 14.5% का था, तो नॉट ए बैड रिटर्न। मैं एनपीएस में जो रिटर्न है इस साल का रिटर्न इसका प्लस में है, 4.86% का जो है रिटर्न मुझे डिलीवर कर रहा है। निफ्टी का रिटर्न भी आसपास उतना ही है आपका। समझ गए? तो 12% मैं एक्सपेक्ट करता हूं। मैं जो गोल प्लानिंग लेके चलाऊं, रिटर्न प्लानिंग मैं लेके चलाऊं, वो लेके चलाऊं 11% के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है 11% के हिसाब से जो चीजें जो है वर्कआउट करेंगी एनपीएस में। मेरे पास टाइम अभी लंबा है, मैं डाल रखा है, निकाल नहीं सकता, तो ये बेनिफिट मुझे लगता है। मैं बहुत से इन्वेस्टर से मीट कर चुका हूं। अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है, मान लो आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं, अगर आप सिस्टमेटिक हो, जो कि मैंने देखा नहीं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, मैं इस फील्ड में यही काम ही कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का ही काम कर रहा हूँ। मान लो आपको घर खरीदना है, बच्चे की शादी है, बच्चे को बाहर भेजना है, बच्चे की पढ़ाई है, तो आप जो है अपने रिटायरमेंट वाले कॉर्पस को आप निकाल लोगे। ये मैंने बहुत बार देखा है। वो बोलते हैं मूर्ति आई विल पुट अगेन, वो अगेन आता नहीं कभी। एनपीएस में एक बेनिफिट है कि जो पैसे आप डाल दोगे वो निकाल नहीं पाओगे, और निकालोगे तो वो भी 20% निकलेगा, 80% आपको एन्युटी लेना पड़ेगा। तो एनी हाउ निकालना आपको है नहीं। 60 ईयर्स तक का जो प्योर कंपाउंडिंग बेनिफिट होता है, यहीं पे आपको मैजिक दिखने वाला है, जो भी है आपके अमाउंट का। एग्जांपल दूंगा लास्ट में, आप देख लेना। ये चीज समझ गए? इसके बाद जो है आपको यहाँ पे देख लो, एनपीएस टायर 1 टायर 2 पूछते हैं क्या होता है मेनली। जो आपका एनपीएस टायर 1 अकाउंट है वो आपका जो है मेनली रिटायरमेंट अकाउंट है, जहां पे आप मनी पैसे पुट करोगे तो 60 ईयर से पहले आप निकाल नहीं सकते। एंट्री एज जो है, मतलब मैं सर किस एज से किस एज की उम्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 18 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स, पहले 60 ईयर्स तक था, अब 65 ईयर्स तक जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो एनपीएस में। अगर मान लो आप 61 ईयर के भी हो तो आप एक एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी 70 ईयर्स में वो मैच्योरिटी होगा, उसको आप निकाल सकते हो। समझ गए? तो एंट्री एज जो है 18 ईयर्स से लेके जो है आपका 65 ईयर्स तक का है, 70 ईयर्स में मैच्योरिटी है। सर मैं कितने बार एनपीएस में पैसे डाल सकता हूँ? कितने बार भी पैसे डालो, मैं तो कितने बार भी डालता हूँ। जब भी पैसे आते हैं होता है तो मैं डाल देता हूँ, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपका पीपीएफ नहीं है 12 टाइम्स ही आपको डालने हैं, कितने बार भी डाल सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज से ऊपर डालना,
आप 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलने वाला है आपको 1.5 लाख रुपीज प्लस 50 के जो आपका एग्जाम्प्ट में आता है 40-60 रूल्स में आगे बताने वाला हूँ। तो आप मैक्सिमम जो टैक्स बेनिफिट ले सकते हो वो ले सकते हो ओनली 2 लाख रुपीज तक का, एटीसी में 1.5 लाख रुपीज और एटीसीसीडी 1B में जो है आपको 50,000 रुपीज का। समझ गए? एनपीएस में वेयर दे इन्वेस्ट द मनी, वो एक सवाल आता है सर ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। एनपीएस का रूल है ये मेनली मिड एंड स्मॉल और क्या बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी, म्यूचुअल फंड्स कंपनी की तरह काम नहीं करती। यहाँ पे जो है एफ&ओ में जितने स्टॉक्स हैं और स्टॉक का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर का है तो वहाँ वो इन्वेस्ट करती है। ये आपको आने वाले टाइम में जो है लीनियंसी हो जाएगी। फिलहाल जो है पीएफआरडीए ने थोड़ा लीनियंट किया है कि आप मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मान लो टाइम लंबा है आपके पास, फिलहाल आप 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम, वो आने वाले टाइम में सुनने में आ रहा है वो 100% हो जाएगा। तो आपकी एज कम है तो आप रिस्क ले सकते हो, तो वो धीरे धीरे करके जब भी चेंज होता रहेगा उसके हिसाब से पोर्टफोलियो आप चेंज करते रहना। ये समझ गए इन्वेस्ट कहाँ करती है। ऑल टैक्स बेनिफिट विल गेट इन दिस अकाउंट, मतलब जो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम्प्ट का, या फिर मान लो एटीसी का, एटीसीसीडी 1B जो भी है आपका 50,000 रुपीज का, वो मिलने वाला है सिर्फ टायर 1 अकाउंट में, ना कि टायर 2 अकाउंट में। समझ गए? टायर 2 अकाउंट क्या है? टायर 2 अकाउंट जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। टायर 1 अकाउंट रिटायरमेंट अकाउंट है, जो पैसे डालोगे 60 ईयर से पहले निकाल नहीं सकते। टायर 2 अकाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, मतलब आप पैसे कभी भी डालो कभी भी निकालो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी आपका गेन होगा वो आपको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब जैसे ही है आपके, जैसे आपका है इक्विटी में डेट में वैसे आपका होने वाला है। यहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो निकाल सकते हो। इसको आप अल्टरनेटिव जो है म्यूचुअल फंड्स का जान सकते हो कि डेट इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसका अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो, क्या बोलते हैं एनपीएस टायर 2 अकाउंट को। ध्यान रखना बिना टायर 1 अकाउंट ओपन किए जो है, टायर 1 अकाउंट कंपलसरी है। टायर 1 अकाउंट आपको ओपन करना ओपन कर सकते हो, टायर 2 अकाउंट आपको ओपन नहीं करना मत करो। ओनली टायर 1 अकाउंट ओपन करना ओपन कर सकते हो, लेकिन मान लो आपको ओनली टायर 2 अकाउंट ओपन करना है वो पॉसिबल नहीं है। टायर 2 अकाउंट ओपन करने के लिए आपको टायर 1 अकाउंट जो है ओपन करना पड़ेगा। टायर 2 अकाउंट जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन टायर 1 अकाउंट जो है कंपलसन है। समझ गए? अगर आपको रिटायरमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए तो टायर 1 टायर 2 दोनों एक साथ ही ओपन कर लो। नहीं सिर्फ रिटायरमेंट चाहिए तो ओनली टायर 1 अकाउंट ओपन करो। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट चाहिए तो टायर 2 अकाउंट ओपन नहीं होगा। रिटायरमेंट टायर 1 अकाउंट जो है ओपन कंपलसरी करना है। मिनिमम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना है? 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज करके डाल देना साल में दोनों अकाउंट में, टायर 1 में टायर 2 में। बाकी आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना भी कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट आपको जो प्रिस्क्राइब होगा, जो चेंज होती रहेगी गवर्नमेंट के हिसाब से, उतना ही मिलने वाला है। ये भी चीज समझ गए। इसके बाद जो है एक सवाल आता है सर जी ECGA क्या है? ये बहुत देखने को आ रहा है, जब भी मैं एनपीएस इनरोल करता हूं तो वहां पे ECGA आता है। ई मतलब होता है इक्विटी। मैंने क्या बोला? 5,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां हैं, जो एफ&ओ में है कंपनियां, वहां इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर जो रूल चेंज करती है पीएफआरडीए उसके हिसाब से ये इन्वेस्ट कर सकती है। मैक्सिमम जो एलोकेशन है आप 75% डाल सकते हो। ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं एनपीएस में सर मेरे पास 1 लाख रुपीज है मुझे 100% डालना है इक्विटी में। फिलहाल वो रूल नहीं है, पहले ये 50% था, अभी 75% हुआ है। आने वाले टाइम में सुनने में आ रहा है 100% हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब एनसीडी का नाम सुना होगा आपने, आईएफएल का एनसीडी आता है, मुथूट फाइनेंस का एनसीडी आता है, एचडीएफसी बैंक का एनसीडी आता है। जो भी कंपनियां आपको जो है फंड रेज करने के लिए, मेनली बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आप पैसे पे करो कंपनी को, कंपनी एक पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट देगी, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, और एट द एंड में मैच्योरिटी मतलब 2 साल, 3 साल, 5 साल का है तो वो पूरे प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर देगी। तो ये जो है आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब होता है जो कंपनियां जो है फंड रेज करने के लिए और आपको इंटरेस्ट पे करती है, वो जो आपको बॉन्ड पेपर देती है उसको एनसीडी बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड, जो भी आपका गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है जहां पैसे आप पुट करते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड में मेनली हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो आपको मिलता रहेगा, और मैच्योरिटी जब भी है 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद जो है पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ई मतलब इक्विटी, ए मतलब होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ का नाम सुना होगा आपने, जहां पे सेबी ने मिनिमम 1 CR का जो है टिकट साइज रख रखा है। मतलब आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1 CR वहां पे होने चाहिए। वहां पे कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जहां पे नए कंपनी में वो पैसे लगाते हैं। अल्टरनेटिव यहाँ पे REITs हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं। मान लो आपको बड़े मॉल में पैसे लगाने हैं, या फिर मान लो कि एम्बेसी टेक पार्क है बैंगलोर का, या फिर मान लो DLF टेक पार्क है, जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे सारी कंपनियां हैं, यहाँ से इसको अर्निंग आ रही कंपनी को, मुझे यहाँ पे पैसे लगाने हैं। तो REITs मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वहां पैसे लगाती है। INVITs का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मान लो दिल्ली मुंबई हाईवे बनने वाला है और वो कोई कंपनी बनाई होगी, वहां पे जाहिर सी बात है 50 ईयर्स के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 50 ईयर्स तक जो भी टोल आएंगे उस रोड के थ्रू वो उस कंपनी को आने वाले हैं। तो आपका पैसा वैसी कंपनी में लगे जहां पे जो चीजें आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही हैं और अर्निंग हो रही है, इनको AIF कैटेगरी में डाला गया है, वहां पैसे आपके इन्वेस्ट होते हैं। ई मतलब इक्विटी,
सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ए मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये सिर्फ टायर 1 में है और मैक्सिमम 5% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। 5% से ऊपर एआईएफ में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते फिलहाल। अभी जो रूल है ये चेंज हो सकता है। अगर आपने 75% यहाँ डाल दिया इक्विटी में, 5% आपने यहाँ डाल दिया ए में, आपका क्या बोलते हैं एआईएफ में, ए वाले में, तो आपके पास 75 + 5 कितना हो गया 80। तो जो है आपको 20% जो है सी में या जी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप ध्यान रखना टोटल जो है 100% होना चाहिए, उससे ऊपर आप नहीं डाल सकते। मतलब 75% यहाँ भी 75% यहाँ भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल मिला के जो 100% होना चाहिए जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका। तो ये आप समझ गए ईसीजीए क्या होता है, आपको दिक्कत नहीं होगी आगे ईसीजीए में क्या होता है, आप चूज कर सकते हो। और ध्यान रखना ए वाला इन्वेस्टमेंट जो है फिलहाल अभी टायर 2 में नहीं है, सिर्फ टायर 1 में है। जब आएगा टायर 2 में तो मैं आपको गाइड कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। एक और कॉमन क्वेरी आता है, सर जी ये एक्टिव ऑटो क्या होता है, कैसे चूज करूं, एक्टिव लेना है ऑटो लेना है। मैं आपको गाइड कर दे रहा हूं। अगर आप खुद से जो है, खुद से मतलब इन द सेंस आपको पता है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे आपका गोल रीच होने वाला है, या फिर आपको मैक्सिमम 50 ईयर्स तक जो है इक्विटी में एक्सपोजर रखना है, 50 ईयर्स के बाद पैसे आपको निकालने हैं इक्विटी से डेट में धीरे धीरे करके, तो आप जो है एक्टिव चूज करें। एक्टिव का मतलब होता है ओन चॉइस। आप जो है खुद से चूज करते हो कि किसमें कितना डालना है। मान लो मेरा 75% इक्विटी में है और 25% मैंने जो है 5% डाल रखा है ए में, एआईएफ वाले में, और मैंने 20% डाल रखा है क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मेरा एक कुछ भी नहीं है फिलहाल अभी, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरा एज कम है, तो मैंने एक्टिव चॉइस रखा हुआ है। 50 ईयर्स के बाद जो है देख लो आपको जो इक्विटी में एक्सपोजर है वो कम होता रहेगा। 75% से लेके 60 ईयर्स तक आते आते ये ऑटोमेटिक 50% हो जाएगा, क्योंकि जो है ये जो है ऑटोमेटिक 50 ईयर्स के बाद जो है धीरे धीरे करके जो है आपके एक्सपोजर को कम करता रहेगा, क्योंकि 60 ईयर्स के बाद आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। तो जाहिर सी बात है जितना आपका कम एक्सपोजर रहेगा हायर रिस्क के एसेट में, उतना जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज समझ गए। अगर आपको खुद से चूज करना है टिल 50 ईयर्स आपको 75% एक्सपोजर आपको रखना है इक्विटी में, तो आप एक्टिव रखें। एक्टिव का मतलब होता है खुद से, ओन चॉइस, मतलब खुद से आप डिसाइड करोगे किस एसेट क्लास में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट डालना है अकॉर्डिंग टू जो भी उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है। समझ गए। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। सिंपल टर्म में समझो कि गवर्नमेंट का चॉइस है LC 75, LC 50, LC 25। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे जो है, मेरे पास एडवाइजर नहीं है, मुझे जो है ऑटोमेटिक में जाना है कि मतलब 75 मतलब क्या होता है आपका 35 ईयर्स के बाद जो है हर ईयर जो है इक्विटी 75% एक्सपोजर है वो कम होता रहेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना। LC 50 मतलब इक्विटी में एक्सपोजर 50% का होने वाला है, LC 25 का मतलब इक्विटी में एक्सपोजर है 25% का होने वाला है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और ऑटो चॉइस चाहिए आपको तो ये ले सकते हो। अगर आपको पता है कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो एक्टिव में जाओ, नहीं तो आप ऑटो में जा सकते हो। LC 75% इक्विटी रहेगा, 50% मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए LC 50 है और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए LC 25 है। 35 ईयर्स के बाद जो एक्सपोजर आपका ऑटोमेटिक कम होता रहेगा। एक्टिव मतलब खुद से आप चूज कर सकते हो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगता है वो आप चूज कर लेना, दोनों का मतलब यही होता है। यहाँ पे जो है एक सवाल आता है PFM का, पेंशन फंड मैनेजर क्या होता है। पेंशन फंड मैनेजर का मतलब जो आपके फंड को मैनेज करता है रिटायरमेंट के लिए। यहाँ पे जो है स्कीम्स ECGA कैन नाउ बी चेंज्ड 4 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो आप एक साल में जो है स्कीम को चेंज कर सकते हो। 75% इक्विटी में है उसको आप 50% कर सकते हो, फिर 75% कर सकते हो, फिर 50% कर सकते हो, या 25% कर सकते हो, या 0 कर सकते हो। आप जो है स्कीम को ECGA में जो है सफल आप अपने इन्वेस्टमेंट को 4 बार कर सकते हो साल में, और एक बार साल में जो है आप पेंशन फंड मैनेजर चूज कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। मतलब आपने मान लो SBI में डाला हुआ है और आपको लग रहा है कि SBI परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे चेंज करना है, तो आप साल में एक बार जो है SBI से HDFC, HDFC से ICICI, ICICI से LIC, LIC से कोटक, जो भी आपको सही लगता है उसमें आप चूज कर सकते हो। तो PFM साल में एक बार चेंज कर सकते हो, और इसमें जो भी स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया है ECGA में उसमें आप 4 बार चेंज कर सकते हो। लेकिन चेंज मत करो अपने हिसाब से, जो है जब तक आपको 40-50 ईयर्स तक जो है ऐसे ही छोड़ दो। मार्केट नीचे आता है, पैसे हैं, आप ऐड कर दो, आपको बेनिफिट आपको मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में। अगर आप अभी से ये स्ट्रेटजी यूज करने लगोगे इसमें वर्कआउट नहीं करने वाला, और बहुत ही जो है मान लो एक रैली मिस हो गई तो बहुत आपका नुकसान हो सकता है। बेटर है छोड़ दो। आपके जो सवाल है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। कैन आई विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट एनी टाइम। टायर 1 से आप नहीं कर सकते, टायर 2 से आप कर सकते हो। टायर 1 से कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन आपने विड्रॉ किया तो 80% आपका जो भी पैसा होगा वो डालना होगा एनविटी में। ओनली 20% आप पैसे निकाल सकते हो। तो टायर 1 से तो छोड़ दो, भूल जाओ अब निकालने का। टायर 2 से आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट है और ये जो है आपका रिटायरमेंट अकाउंट है। तो टायर 1 से नहीं निकाल सकते, टायर 2 से निकाल सकते हो। कैन आई गेट टैक्स बेनिफिट ऑन टायर 2 अकाउंट? नहीं, जो भी टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है आपको ATC का, ATCCD का, EE का, वो मिलने वाला है टायर 1 अकाउंट में, एग्जाम्प्ट का। कैन आई ओपन NPS अकाउंट माय फैमिली नेम? बिल्कुल, अपने फैमिली के किसी मेंबर्स को आप NPS अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एक और सवाल आया था सर क्या ना ऐड माई बैंक अकाउंट टू ऑल माई फैमिली एनपीएस अकाउंट, नहीं, ये गलत काम मत करना। जिनका पैन कार्ड है, जिनके नाम से अकाउंट ओपन हुआ है, उन्हीं का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना। व्हाट इज पीएफएम मैंने बताया है, पेंशन फंड मैनेजर क्या होता है, जो आपके पैसे को मैनेज करता है रिटायरमेंट के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर होते हैं, यहाँ पे आपका पीएफएम है, पेंशन फंड मैनेजर, समझ गए। और यहाँ पे लिस्ट मैंने डाल रखा है हाउ टू चूज पीएफएम, आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे बिरला है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, एलआईसी है, रिलायंस है, एसबीआई है, यूटीआई है, जो भी आपको सही लगता है वो आप चूज कर सकते हो, समझ गए। तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो है आते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में, आपको जो है सर हु आर एन्युटी प्रोवाइडर्स। एन्युटी का प्रोवाइडर्स का मतलब क्या होता है, जो अगर आपका रिटायरमेंट हो गया, 60 ईयर्स हो गया आपका, उसके जो पैसे निकालोगे उसका आपको 40% का आपको मैच्योरिटी आपको एन्युटी खरीदना होगा और 60% आप विड्रॉ कर सकते हो। ये टैक्स फ्री है, फिलहाल अभी टैक्स फ्री है, एग्जाम में आता है। 60% पैसे आप निकाल सकते हो, 40% का एन्युटी खरीदना होगा। एन्युटी प्रोवाइडर का मतलब होता है जो आपको एन्युटी प्रोवाइड करेगा, मेनली इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो जो यहाँ पे आपका पीएफएम है वही आपका एन्युटी प्रोवाइडर भी है, आपका एलआईसी एन्युटी प्रोवाइडर है, आपका एसबीआई एन्युटी प्रोवाइडर है, आपका क्या बोलते हैं एचडीएफसी जो है एन्युटी प्रोवाइडर है, आईसीआईसी जो है वो आपका एन्युटी प्रोवाइडर है, जहाँ से आप एन्युटी खरीद सकते हो। और एन्युटी का मतलब क्या होता है वो बता दे रहा हूँ आपको। एन्युटी का मतलब क्या होता है, आप एक लमसम अमाउंट डाल दो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन सिंपल टर्म में समझो, आप एक लमसम अमाउंट डाल दो, आपको जो है टिल योर लाइफ टाइम, जब तक आप सर्वाइव करोगे तब तक वो आपको पर मंथ या पर क्वार्टर या पर ईयर या पर हाफ ईयरली, जैसे ही आपने चूज किया वैसे वैसे पैसे मिलते रहेंगे। यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना एन्युटी चूज करते वक्त, आपको अगर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे आपका कैच रहेगा कि आपको आपके कुछ होने के बाद आपको पेंशन अमाउंट, आपको जो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट डाला है वो नहीं मिलने वाला है। वो चीज़ जो है देख लेना, एनवीटी खरीदने से पहले जो है वो चीज़ पता होना चाहिए आपको। एनवीटी में दो टाइप के होते हैं, अगर मान लो आपको रिटर्न ऑन प्रिंसिपल चाहिए तो रिटर्न आपको कम मिलेगा, अगर आपको रिटर्न ऑन प्रिंसिपल नहीं चाहिए तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा। तो रिटर्न ज़्यादा के चक्कर में जो है टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लेना, अगर दिक्कत होंगी आपको तो फिर आपको बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, वो चीज़ ध्यान रख लेना। एनवीटी का मतलब क्या होता है कि आपने एक लमसम अमाउंट डाला आप इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी उस लमसम अमाउंट से पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की, पेंशन की, वो आपको देती रहेगी। कब तक, जब तक उसका टर्म्स एंड कंडीशंस आपने साइन किया हुआ है, क्लॉज है, या फिर लाइफ टाइम तक, ठीक है। या फिर होगा कि आपके बाद आपके नॉमिनी को मिले, आपके वाइफ को मिले, तो वो भी कंडीशंस हैं, लेकिन उसमें जो है एनवीटी लेते वक्त ध्यान देख लेना। ई का मतलब होता है एग्जाम, जो 60% पैसे आप निकालोगे फिलहाल के रूल के अनुसार कोई उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, फिलहाल के अनुसार अभी, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस में कौन सा अच्छा है, मैं रिकमेंड, देखो म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस में आपको अच्छा तो म्यूचुअल फंड्स है, लेकिन आप सिस्टमेटिक हो तो अच्छा है। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं हो, पैसे निकाल सकते हो, आप इन आउट करते हो, आप स्ट्रेटजी यूज करते हो, आप न्यूज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करते हो, तो मैं बोलूँगा आप एनपीएस वन ऑफ द बेस्ट है आपके लिए, आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं जाना चाहिए। और आप सिस्टमेटिक हो, आपके पास सरप्लस पैसे हैं, आप पैसे निकाल नहीं सकते, आपको पता है आपको बेनिफिट क्या है रिटायरमेंट का, क्या रिक्वायरमेंट है आपको, और आपको चाहिए पैसे, और आप कंसिस्टेंट इन्वेस्टर हो तो आप करो म्यूचुअल फंड्स में। नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैंने देखा हुआ है इस फील्ड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखा हुआ है, वर्कआउट नहीं करता ये काम आपको म्यूचुअल फंड्स वाला रिटर्न प्लानिंग। आप बेटर है एनपीएस के थ्रू जाओ, ऐसा नहीं है आपको इक्विटी एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, बस यहाँ पैसे आप निकाल नहीं सकते, वो एक बेनिफिट है, वो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा आपको। तो एनपीएस मैं प्रेफर करता हूँ आपको। यहाँ पे देख लो, अगर आप 18 साल के हो अभी और पैसे डाल देते हो, 60 ईयर्स तक आप निकाल नहीं सकते, तो 42 ईयर्स में आपका 1 लाख रुपीज़ जो है एट द रेट ऑफ 11% 80 लाख हो जाएगा। 25 ईयर्स में हो आप तो 35 ईयर्स में जो है आपका वो 38.57 लाख हो जाएगा। अगर आप 30 ईयर्स के हो अभी और 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो एट द रेट ऑफ 11%, तो आपका 30 ईयर्स में जो है वो पैसा आपका 23 लाख रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका है कंपाउंडिंग, सिंपल है। हाँ, मैं मान के चलता हूँ म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे आपको। स्टॉक्स तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, गोल्ड प्लानिंग के लिए पर्टिकुलर स्टॉक्स आप बाय करते हो, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। म्यूचुअल फंड जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा सिस्टमेटिक वैसे होते नहीं है इन्वेस्टर, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है। अगर आप हो तो चूज कर सकते हो, नहीं तो मैं फिर से बोलूँगा एनपीएस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अभी ये मैं ले रहा हूँ जबकि 75% इक्विटी में होल्डिंग है, गवर्नमेंट 100% करती है, तो मैं 12% ले सकता हूँ, लेकिन चलो 11% के हिसाब से जो है आप गोल्ड प्लानिंग करो। आने वाले 20 साल 25 साल में बहुत कुछ चेंज होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन अगर फैक्टर वही रहने वाला है, आप जो है इंडिया के ग्रोथ के साथ ग्रो करते रहो। सिस्टमेटिक हो तो म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, नहीं हो तो एनपीएस वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मैंने बता दिया चीज़ें क्या है नहीं है एनपीएस के रिगार्डिंग, क्या होता है, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, इसमें आप देख लेना।
कैसे फिर से अकाउंट ओपन करते हैं। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन नहीं फिर से बोल रहे हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, चेंजेस हुए हैं कुछ, तो देखता हूँ कैसे ओपन कर सकते हैं या फिर चीज़ें कैसे हैं उसमें। आप जो है डायरेक्टली जो है अकाउंट ओपन कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।